हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है। एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ क्या मेरी आवाज़ आ रही है। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ। हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? ठीक है। मोबिन जी ने कहा कि हाँ, वो मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। सबको नमस्कार। 8 बजे गए हैं और परिवर्तन पत्रिका द्वारा जो एक सीरीज़ शुरू की गई है कि युवाओं को मौका दे रहे हैं, इसी कड़ी में कल शुरुआत हुई थी। और शुरुआत में सबसे पहले डॉक्टर पिंटू कुमार ने आदिवासी दर्शन और वैश्विक समस्याओं पे अपनी बात रखी थी। और आज 8 बजे मैं जुड़ चुका हूँ। मेरा नाम हिरण्य हिमकर है और आज का जो विषय है वो है व्यंग्य की मारकता और उसकी उपयोगिता। इस विषय पर मैं अपनी बात रखूँगा। हाँ, वीरेश जुड़ चुके हैं। हाँ, तुम्हें भी नमस्ते है वीरेश। मोबिन जी, आपको तो मैं सीधे सीधे तो नहीं जानता, लेकिन कल आपके कुछ प्रश्नों को मैंने देखा था और उस प्रश्नों के मार्फत आपके व्यक्तित्व को थोड़ा समझा, थोड़ा जाना। आपका भी स्वागत है और आपका शुक्रिया कि आप देख रहे हैं। और अभी तक 4 लोग जुड़ चुके हैं। थोड़ी थोड़ी देर में शायद 7-8 लोगों जब जुट जाएंगे, जब देखने लगेंगे तो हम अपनी बात शुरू करेंगे। पत्रिका परिवर्तन पत्रिका का ये जो सीरीज है, ये जो शुरू किया गया है, वो एक सराहनीय कदम है। सराहनीय इस रूप में है कि इस समय फेसबुक पे बाढ़ आई हुई है। फेसबुक लाइव पे सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। दरअसल ज्ञानी लोगों को एक साथ अगर घर पे बिठा दिया जाए तो उनका ज्ञान कुलांचे मारता है। तो वो वर्चुअल माध्यम से सामने आते हैं और अपने ज्ञान को दुनिया के सामने परोसना चाहते हैं। तो ऐसे में युवा कहाँ जाएं? युवा भी तो सीख रहे हैं, उनमें भी ज्ञान की बढ़ोतरी हो रही है। जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है तो वो भी अपनी बात रखें, विषय के अनुरूप अपनी बात रखें। तो उस लिहाज से ये परिवर्तन पत्रिका और महेश जी का ये प्रयास सराहनीय प्रयास है और मैं इसको साधुवाद देता हूँ। आज जो मेरा विषय है व्यंग्य और उसकी मारकता और उसकी उपयोगिता, अभी हम बात शुरू करेंगे उस पर बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से। अभी हम दीपक कुमार जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपको नमस्कार। मैं आपको प्रत्यक्ष नहीं जानता हूं, लेकिन आज दुनिया वर्चुअल हो गई है तो वर्चुअली ही हम एक दूसरे को वायवी रूप से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपका भी स्वागत है, आपको नमस्कार है। परिवर्तन पत्रिका के बारे में मैं इससे पहले नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही मैं परिवर्तन पत्रिका के साथ जुड़ा और फिर वहाँ पर मैंने देखा कि इनके जो मित्रता की सूची है उसमें 5,000 लोग शामिल हैं। तो मुझे खुशी हुई कि और फिर मैंने परिवर्तन पत्रिका के अंकों को देखा तो अंकों में एक गंभीरता थी, एक परिपक्वता थी और एक सधी हुई सोच के साथ वो पत्रिका निकाल रहे हैं। तो इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं महेश जी। मैं उनको साधुवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं कि मतलब बहुत कम संसाधनों में और ऐसे समय में जब सभी लोग पत्रिकाएं निकाल रहे हैं और ऐसे में वो परिवर्तन पत्रिका के माध्यम से साहित्य की एक अलग जगाए हुए हैं। 7 लोग जुड़ चुके हैं तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात शुरू करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे और घटते बढ़ते रहेंगे लोग इसके साथ। फेसबुक के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि एक बार जब आप बोल देते हैं, हाँ नमस्कार स्वर्णजीत सर, आपको भी नमस्कार। हाँ, मैं कह रहा था फेसबुक लाइव के साथ एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि आप जब बोल देते हैं तो आप ब्रह्मांड में तिर रहे होते हैं। तो कोई भी आपको मंत्र पकड़कर यानी कि पासवर्ड डालकर या फेसबुक आईडी के माध्यम से आपको अवतरित कर सकता है और फिर उस भविष्यवाणी को या उस वर्तमान वाणी को आप बाद में भी सुन सकते हैं। तो ये है, हम सीधे यहाँ से उठकर वैदिक युग में चले जाते हैं और जो आजकल महाभारत और रामायण का ज़माना है
तो ऐसे ज़माने में हम देख रहे हैं, हम उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। सुनने में आया है कि महाभारत और रामायण की टीआरपी अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इससे एक बात समझ में आती है कि घर बैठे लोग ज़्यादा संस्कारी होते हैं, कि घर में बैठकर संस्कारी विचार ज़्यादा आते हैं और इसीलिए वो महाभारत और रामायण को देखते हैं। और एक इसकी एक बहुत गंभीर वजह भी है कि जब वैश्विक महामारी का दौर चल रहा हो तो लोग घर बैठकर ईश्वर को याद करते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, मैं एक कल्पना करता हूँ कि मान लीजिए कि अगर सीरिया में बमबारी हो रही हो और जब एलटीटी का उत्पात जब श्रीलंका में बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो लोग क्या करते होंगे। तो ईश्वर के प्रति उनका अनुराग अपने आप ही स्थापित हो जाता होगा, क्योंकि कल का पता नहीं कि कल क्या होगा, मैं घर से बाहर निकलूं और शाम को मैं अपने बच्चों से मिल पाऊं या नहीं मिल पाऊं। ठीक ऐसी ही स्थिति आज के समय में कोरोना वैश्विक महामारी की है कि सब कुछ अनिश्चित है और इस अनिश्चितता में भी हम निश्चितता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसी ढूंढने के प्रयास को जिजीविषा कहते हैं। इसी ढूंढने के प्रयास को मानव सभ्यता कहते हैं कि चाहे कितना भी बुरा समय आ जाए हम बचे रहेंगे, ये कोशिश हमारी हमेशा रहेगी। 11 लोग आ चुके हैं, मैं अब अपनी बात शुरू करता हूँ। रितिका आ चुकी है। रितिका के माध्यम से ही महेश जी से जुड़ाव हुआ और परिवर्तन पत्रिका के माध्यम से जुड़ाव हुआ है। तो शुरू करते हैं। व्यंग की मारकता और उसकी उपयोगिता। इसमें व्यंग के साथ जुड़े हुए दो शब्द हैं, मारकता और उसके बाद उपयोगिता। अगर सीधे सीधे देखा जाए तो मारकता जो शब्द है वो एक हिंसात्मक प्रतिध्वनि लिए हुए एक शब्द है और उपयोगिता जो शब्द है वो एक जिसे कहते हैं कि एक समय को सहेजने वाला एक शब्द है। तो एक दूसरे के साथ दोनों विरोधाभासी शब्द हैं कि मारकता और उपयोगिता। अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि क्या जो मारक हो सकती है वो उपयोगी हो सकती है। जैसे गोली मारक है लेकिन वो उपयोगी नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि उपयोगी है अगर दुश्मनों पर इस्तेमाल किया जाए तो, लेकिन आम तौर पे गोली मारक होती है लेकिन उपयोगी नहीं होती है। मुंह से निकली वाणी, कटु वाणी मारक हो सकती है लेकिन उपयोगी बिल्कुल नहीं होती है। तो ये दोनों विरोधाभासी शब्द हैं और दो विरोधाभासी शब्दों के साथ आज हम व्यंग के साथ जी रहे हैं अपने समाज में। दरअसल व्यंग है क्या? व्यंग तो बहुत पहले से लिखा जाता रहा है। व्यंग की जब हम भक्ति काल में जाते हैं तो उसमें भी तुलसीदास ने, कबीरदास ने और भी लोगों ने, फिर हम रीति काल में आते हैं तो केशवदास ने जो वक्रोक्ति की बात कही है और वक्रोक्ति का जो सिद्धांत दिया है या ध्वनि सिद्धांत आनंद वर्धन द्वारा दिया गया है, वहीं से वक्रोक्ति की बात निकली है जो व्यंग के बिल्कुल समानार्थी सी प्रतीत होती है। लेकिन मैं उस व्यंग की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो एक शास्त्रीय पद्धति है और जिस व्यंग को आज हम समझ रहे हैं वो व्यंग नहीं है, वो शास्त्रीय पद्धति वाला व्यंग नहीं है। वो व्यंग जो कबीर से शुरू होता है और फिर आज के समय में हरिशंकर परसाई से होते हुए, ज्ञान चतुर्वेदी से होते हुए और पति पत्नी के नोक झोंक तक में व्यंग दिखता है। व्यंग दरअसल पैदा कैसे होता है? सबसे पहले हम इस पे एक व्यवहारिक बात करेंगे कि व्यंग के पैदा होने के पीछे की स्थितियां क्या हैं। जब समाज में अच्छी स्थितियां खत्म हो जाती हैं, जब समाज में आदर्श की स्थितियां धूमिल होने लगती हैं और उन आदर्श की स्थितियों की आलोचना करने के लिए, निंदा करने के लिए सीधे शब्द खत्म हो जाते हैं, वहीं से व्यंग पैदा होता है। अगर ग्रामीण परिभाषा के साथ या ग्रामीण शब्दावली के साथ अगर हम बात करें तो ये बात समझ में आती है कि गांव में बहुत सारे मुहावरे और बहुत सारी कहावतें हैं, कुछ शील हैं, कुछ अश्लील हैं, लेकिन वो व्यंग के समानार्थी हो सकते हैं और उसे हम लोग शहरी लोगों ने थोड़ी सी अच्छी भाषा के साथ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सावन के अंधे को हरा ही नज़र आता है, इस तरह की शब्दावली में उसे पिरो दिया है। तो व्यंग वो है कि जब आदर्श स्थितियां धूमिल होने लगती हैं और ऐसे धूमिल समय में जब शब्दावली कम पड़ जाती है, जब उचित शब्दावली कम पड़ जाती है, उन आदर्श स्थितियों को जो धूमिल हो रही हैं उसको रेखांकित करने के लिए,
तो फिर हम उल्टी बानी का सहारा लेते हैं। कबीरदास के से अगर मैं शब्द उधार लूँ तो भीगे कंबल बरसे पानी, कि कंबल भीगने लगता है तब, और बरसे कंबल भीगे पानी, यानी कि जो कंबल है वो बरसने लगता है और पानी जो है वो भीगने लगता है। तो इस तरीके से अब मैं थोड़ा सा समय लूँगा कि व्यंग की उत्पत्ति के बारे में, जो सैद्धांतिक रूप से लोगों ने व्यंग के बारे में कहा है, उस पर फिर मैं बात करूँगा कि व्यंग कहाँ से शुरू हुआ है। हमारे यहाँ तो व्यंग की स्थितियाँ रही हैं, लेकिन एक चीज़ हमारे यहाँ देखने में आया है कि हमारे यहाँ लोक मंगल की भावना साहित्य में सबसे ज़्यादा रही है, यानी निंदा की गई है, लेकिन निंदा करने के बाद अंत में एक लोक मंगल की भावना और एक आदर्श रूप में समाज को स्थापित करने की बात हमेशा से रही है, चाहे वो वाल्मीकि का रामायण हो, चाहे तुलसीदास का रामचरितमानस हो, यहाँ तक कि महाभारत का जो आदि पर्व बाद में जो निकल कर आता है उसमें भी आदर्श स्थितियों को ही अंत में निरूपित किया जाता है। तो वहाँ पर जाकर व्यंग की परिणति हो जाती है। व्यंग वहाँ से, व्यंग दरअसल पैदा ही वहाँ से होता है जहाँ से त्रासदी शुरू होती है। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि अगर कोई गरीब आदमी है और उसका पैसा खो जाए और वो उस पैसे के लिए वो बहुत परेशान है, तो वो अजीबोगरीब हरकतें करेगा, और दरअसल इसी त्रासदी से व्यंग पैदा होता है। व्यंग के साथ एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति ये भी रही है कि व्यंग से पहले हास्य उपसर्ग लगाकर व्यंग को बहुत कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। व्यंग बहुत ही गंभीर एक तरह का स्पिरिट है, विधा नहीं है। व्यंग कभी भी विधा नहीं रहा है। व्यंग एक स्पिरिट है, एक भाव है, भाषा की एक शैली है, तो एक बहुत गंभीर रहा है, लेकिन उसको हास्य के साथ जोड़कर, इसे थोड़ा हास्य का उपसर्ग लगाकर, इसे हास्य व्यंग ऐसा कहकर व्यंग को थोड़ा सा कम किया गया है। आप जब हरिशंकर परसाई को पढ़ेंगे, शरद जोशी को पढ़ेंगे, केपी सक्सेना को पढ़ेंगे, तो आपको उनके व्यंग में हास्य की स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से बनती हुई नज़र नहीं आएंगी। त्रासदी मूलक जो हंसी है उससे वो व्यंग की मारकता सिद्ध होती है। ये व्यंग का असली काम है। अगर मैं इसकी व्युत्पत्ति पे बात करूं कि ये कहाँ से पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, तो व्यंग का जो मूल है वो लैटिन के सैटीरा के शब्द से बना है। बाद में इसका रूप सतूरा हो गया और उसके बाद फिर आगे चलकर और भी सतूरा से ये सैटरा हो गया और सैटरा से फिर ये सटायर के रूप में आया है पश्चिम में। मैं बार बार पश्चिम की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ आज के समय में जो व्यंग की स्थितियां हैं, जो व्यंग हमारे यहाँ जिस तरीके से किया जा रहा है, ये पश्चिम से ही प्रभावित है। और हमारे यहाँ जो व्यंग आया है वो भारतेंदु काल से आया है, यानी कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से थोड़ा बहुत मान सकते हैं, और 18वीं शताब्दी तक, बीच तक आते आते व्यंग की स्थितियों के लिए हमारे यहाँ परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी कि व्यंग किया जा सकता है। तो ये भारतेंदु युग से शुरू होता है। उससे पहले का रीति काल का जो व्यंग है या भक्ति काल का जो व्यंग है, जो व्यंग्यात्मक वक्रोक्तियाँ हैं, वो दरअसल ऐसा व्यंग नहीं है जिस व्यंग के रूप में आज हम व्यंग को जानते हैं। वो एक वक्रोक्ति हो सकती है, वो एक तरह की मतलब वाग वैधिकता हो सकती है, जिसे हम विटिनेस बोलते हैं, वो हो सकता है। दरअसल जो इस व्यंग यानी कि आधुनिक समय में जिस व्यंग की मैं बात कर रहा हूँ उसके बारे में मैंने बताया कि ये सटायर का समनार्थी है, उसी का एक पर्याय है। हालांकि अगर उसका सही अनुवाद व्यंग, विद्वानों में बड़ा मतभेद है कि इसे व्यंग, सटायर को व्यंग कहा जाए या ना कहा जाए, इसमें मतभेद हैं, लेकिन एक सामान्य तौर पे मान लिया गया है कि सटायर बराबर व्यंग हो गया है। व्यंग जो है वो दृश्य काव्य से शुरू हुआ। अगर इसे देखा जाए तो व्यंग दृश्य काव्य से शुरू हुआ, और जो सूतुरा शब्द है जो लैटिन भाषा से आया है, उसकी स्पेलिंग है SUTURA, सूत्रा। जो ये शब्द जो है, ये इसका मतलब लैटिन भाषा में होता है गड़बड़ झाला, यानी जब स्थितियां गड़बड़ाती हैं तो व्यंग पैदा होता है। सीधे सीधे स्थितियों में व्यंग पैदा नहीं होता है। और ये 5 शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन के 5 शब्दों से मिलकर बना है। पहला ओला, दूसरा पौदिरिदा, तीसरा मिस, चौथा मॉस और 5वां फैरिगो। ओला, पौरिदा,
मिस मॉस और फेरिगो। इन 5 शब्दों से मिलकर व्यंग जो आज हम ले रहे हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि इन 5 का मतलब क्या है। ओला मतलब एक तरह का किसी का संबोधन करते हुए, उसकी निंदा करते हुए बात करना। पौदिरीदा मतलब कि विटीनेस के बाद या किसी तीक्ष्ण वैधिकता के साथ उसके बारे में कुछ बात करना। मिस मॉस का मतलब ये होता है कि शारीरिक उसका अनुकरण करना और बहुत भौंडे तरीके से उसका अनुकरण करना। और फेरिगो मतलब निंदा करना, बहुत बुरी तरीके से निंदा करना। तो इस तरीके से ये व्यंग मिलकर आया है। हाँ दीपक जी, पश्चिम के व्यंग पर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, ये पश्चिम से ही शुरुआत हुई है। अब हम लेकिन दूसरी तरफ, ये तो लैटिन से है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ग्रीक वाले ये मानते रहे हैं कि जो व्यंग है वो मूल ग्रीक का शब्द है और वो सट्रस से निकला है। उसकी स्पेलिंग अगर मैं आपको बताऊं रोमन में तो वो है SATYROS, सट्रस से निकला है। सट्रस का मतलब ये होता था ग्रीक में कि एक वर्ण देवता है जिसका आधा शरीर तो मनुष्य का है और बाकी आधा शरीर जो है वो बकरे का है। तो वो भी बहुत ही विसंगत स्थितियां हैं, असंगत स्थितियां हैं और ग्रीक वालों का मानना है कि व्यंग वहाँ से निकला है। उसके बाद ये लड़ाई लगातार बढ़ती रही। दरअसल इस लड़ाई के पीछे जो रोमन और ग्रीक जो नाट्य शैलियाँ थीं उनके बीच में ये लड़ाई होती थी। रोमन नाटक करने वाले बोलते थे कि जो व्यंग का आविष्कार हमने किया है, दूसरी तरफ ग्रीक वाले बोलते थे कि व्यंग का आविष्कार हमने किया है। तो इस तरीके से ये हुआ। रोमन में जो विद्वान हुए वो रीगलशियस और कैसायन हुए और दूसरी तरफ अगर हम यूनानी की बात करें तो उसमें जूलियस हैं और हेसियस सांदियर हैं। तो ये 2-4 विद्वान मिलकर सब लोगों ने ये दावा किया कि व्यंग हमारा है, व्यंग हमारा है। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी अगर अच्छी विधा निकलती है या अच्छे विचार या अच्छी शैली निकलती है तो जो उसको आविष्कार करने वाला है या जो उसको पैदा करने वाला है या जिसके विचार सरणी से वो होकर निकला है वो उसको छोड़कर बहुत दूर दूर तक फैल जाता है, उसकी व्यापकता बहुत आगे तक बढ़ जाती है। तो इस तरीके से व्यंग ने रोमन को भी पीछे छोड़ दिया, व्यंग ने ग्रीक को भी पीछे छोड़ दिया और पूरे पाश्चात्य जगत में 17वीं शताब्दी में और फिर 18वीं शताब्दी में और फिर 19वीं शताब्दी में व्यंग ने पश्चिम में एक अपनी पकड़ बना ली। हमारे यहाँ जो विजय जी ने प्रश्न भी पूछा कि सटायर और व्यंग में अंतर कितना है, मैंने फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि दरअसल सटायर का जो हमने अनुवाद व्यंग लिया है वो एकदम से सटीक अनुवाद नहीं है। हमारे यहाँ व्यंग जो है इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी व्युत्पत्ति तो हमारे यहाँ पौराणिक कालों से हुई है और इसमें व्यंग में ताना मारना, भंडैती करना, किसी की व्याज स्तुति करना, किसी का व्याज निंदा करना, ये सारी चीज़ें व्यंग में आती हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो वक्रोक्ति होती है कि वक्रोक्ति यानी कि अपने कहने के कथन से आप कुछ नई बात पैदा करते हैं, कहने के कथन से कोई प्रभाव पैदा करते हैं, तो वो व्यंग होता है। तो इस तरीके से सटायर और व्यंग में अंतर है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ जो परिस्थितियाँ पैदा हुई 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वो पश्चिम के सटायर के परिस्थितियों के बिल्कुल अनुकूल थी। दरअसल व्यंग है क्या चीज़, पहले ये समझने की ज़रूरत है कि व्यंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उपयोगिता उसकी क्यों होती है। जब हम भक्ति काल के समय में हम आते हैं तो समाज के मूल में भक्ति थी। आज के समय में जब हम आते हैं, आधुनिक काल में जब आते हैं तो समाज के मूल में राजनीति है। व्यंग ये है कि भक्ति काल में भक्त लोगों की आलोचना करने से लोग डरते थे और आज के समय में जब राजनीति का युग है तो हमें ये सलाह दी जाती है, भैया राजनीति की बात न करो, राजनीति फाजनीति से दूर रहो, हम लोग लीस्ट पॉलिटिकल आदमी हैं, हमसे राजनीति की बात न की जाए। यही व्यंग है, हर समय का यही व्यंग है। और अगर हम भक्ति काल के समय में देखते हैं तो कबीर पैदा हुए जिन्होंने व्यंग्यात्मक उक्तियों के माध्यम से धर्म पर उन्होंने मार किया, धर्म
के विसंगतियों को, धर्म के बहुत सारे जो वो आडंबर थे उस पर उन्होंने कि ताचली मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है, उसके बाद फिर पाथर मिले हरी मिले तो मैं तो पूजूं पहाड़। इस तरह के आपको उसको ये आपको दोहे मिलते हैं। और फिर कबीर थे, उन्होंने कहा था कि लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। तो ये कबीर ही कह सकते थे। और भक्ति काल के समय में वो मुल्लों को भी एक तरह से डंडा बजा सकते थे और ब्राह्मणों को भी वो डंडा बजा सकते थे। तुलसीदास ने उस तरीके से व्यंग की बात नहीं कही, सूरदास ने उस तरीके से व्यंग की बात नहीं की, क्योंकि वो भक्त कवि थे एक तरह से और समाज में वो समन्वय लाना चाहते थे। लेकिन जो कबीर थे वो खरी खरी कहते थे, एकदम से जो यथार्थ दिखता था उसकी वो बात करते थे। तो इस तरीके से भक्ति काल में जो सबसे प्रखर व्यंग्यकार अगर हम देखें सटायर के समानार्थी, तो वो कबीर हुए। और आधुनिक काल में अगर हम देखें तो वो भारतेंदु हुए, बालमुकुंद गुप्त हुए, प्रताप नारायण मिश्र हुए, हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं तो। और उसके बाद फिर हरिशंकर परसाई, 60 के दशक में हरिशंकर परसाई आते हैं, फिर शरद जोशी आते हैं, श्रीलाल शुक्ल आते हैं। इस तरीके से ये मैं बात रखूँगा। मधु जुड़ चुकी हैं, उन्होंने कहा कि सर व्यंग की प्रासंगिकता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अभी प्रासंगिकता आएगी, पहले मैं व्यंग की उपयोगिता बता दूं, फिर प्रासंगिकता पे हम बात रखेंगे। मैं सारे सवालों को फिर से सूर की गोपियों का व्यंग, दरअसल वो सूर की गोपियों का वो व्यंग नहीं है जिस व्यंग के बारे में मैं आज बात कर रहा हूँ। जब मैं जो व्यंग के बारे में बात कर रहा हूँ वो सटायर के समानार्थी है। मैंने फिर कहा कि सूर और तुलसी की जो व्यंग्योक्तियाँ थी वो वक्रोक्ति थी, वो उस तरह की व्यंग्योक्तियाँ नहीं थी। और उसका एक शास्त्र था कि इस तरह के शास्त्र के साथ कि कितने छंद में, कितनी मात्राओं में और कौन से छंद में हम जवाब देंगे, चाहे वो गोपी उद्धव संवाद हो, तो वो एक वक्रोक्ति हो सकती है। लेकिन आज के समय में जिस व्यंग्य की हम बात करते हैं उसमें कोई बोध नहीं था। बोध का मतलब जैसे आज के समय में हम बात करते हैं तो एक राजनीतिक बोध हमारे साथ होता है, वो एक प्रसंग के अनुसार चली एक कहानी है, कहानी में प्रसंग के अनुसार चीज़ें चली आ रही हैं और उसमें उन्होंने वक्रोक्ति के माध्यम से बात की। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भक्ति काल है, भक्ति काल आक्रांत था भक्ति से, यानी उसने भक्ति काल के भक्ति ने लोगों को जीने का सलीका भी दिया, लेकिन फिर उसके उत्तरार्ध तक आते आते इसी भक्ति में पिसकर और इसी भक्ति के आडंबर में पिसकर लोग परेशान भी होने लगे। उसी तरीके से जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो आधुनिक काल की जो सबसे खूबसूरत चीज़ थी वो है लोकतंत्र, है भी अभी भी, लेकिन मैं थी इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें भी एक व्यंग है कि लोकतंत्र बचा कहाँ है। और ऐसे में ये एक व्यंग है कि जो जिस समय पे प्रमुख होना चाहिए था उसी ने उसे आक्रांत कर लिया, उस समाज को आक्रांत कर लिया। तो ये एक व्यंग की है। वर्तमान संदर्भों में भी व्यंग के स्वरूप पर चर्चा कीजिएगा, जरूर मैं चर्चा करूंगा। पहले मैं व्यंग की व्युत्पत्ति के बारे में इतनी बात बता दी। तो इस तरीके से व्यंग अगर देखा जाए तो व्यंग 5 शब्दों से मिलकर बना है। पाश्चात्य रूप में अगर मैं सटायर की बात करूं तो ओला, पोदरीदा, मिसमोस और फेरेगो, इन 5 शब्दों से मिलकर बना है। व्यंग का मतलब जो लैटिन में लिया जाता था, जो सटीरा था, इसका मतलब ये होता था कि गड़बड़ झाला हो जाना, गलत सम्मिश्रण हो जाना, इस वजह से व्यंग की उत्पत्ति होती है। फिर सतीरा से सोतुरा बना, सोतुरा से सटेरा बना और फिर उसके बाद सटायर, यानी इन 4 चरणों में आकर सटायर की बात हुई। दरअसल जब हम व्यंग की बात करते हैं तो व्यंग में तीक्ष्ण वैधिकता होना बहुत ज़रूरी है, जिसे अंग्रेज़ी में आमतौर पे हम उसके लिए विट शब्द का प्रयोग करते हैं कि विटिनेस होना चाहिए, कि आपने जो कुछ बोला और सामने वाले को वो लाजवाब कर दे। उसे हम उपहास के तौर पे भी ले सकते हैं, उसे हम कटाक्ष के तौर पे भी ले सकते हैं। लेकिन व्यंग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है विडंबना का होना। अगर विडंबना नहीं है तो व्यंग नहीं है। आज के समय में विडंबना ये है कि हवाई जहाज़ से विदेशों से लोग आते हैं और पटरियों पे थके हारे सोए 15 मजदूर मर जाते हैं। ये विडंबना है। आज के समय में विडंबना ये है कि लोग भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ उच्च मध्य वर्ग और मध्य वर्ग
सोशल मीडिया पे खाने की तस्वीरें लगा रहा है, तो विडंबना ये है और इसी से व्यंग्य की स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो व्यंग में एक आयरनी होना बहुत ज़रूरी है, विडंबना होना बहुत ज़रूरी है। और इस विडंबना के जो और उपभेद हैं कि विडंबना आती कैसे है। विडंबना निंदा के द्वारा आती है। जब आप बहुत त्रासद स्थितियों में होते हैं तो निंदा करते हैं, अपने भाग को कोसते हैं, अपने आसपास के लोगों को कोसते हैं, और फिर जब उससे एक पायदान ऊपर चढ़ते हैं तो फिर आप पैरोडी करने लगते हैं। वो थोड़ी सी ख़राब पैरोडी हो सकती है कि देखो जी, जीवन तो अच्छा है नहीं, तो जीवन से मिलता जुलता जो खराब चल रहा है उसकी पैरोडी हम करते हैं। फिर उसके एक पायदान ऊपर हम चढ़ते हैं तो फिर हम ताना मारते हैं एक दूसरे को, कि क्योंकि जो विडंबना है वो निंदा से शुरू होती है, पैरोडी फिर उसके अगले पायदान पे वो चढ़ती है, और फिर उसके बाद ताना है, और फिर उसके बाद गाली गलौज तक बात आ जाती है। और जब गाली गलौज से भी आदमी निपट लेता है तो फिर हम विनोद करते हैं। तो विनोद जो है, विडंबना में भी विनोद होता है। आप माने, जैसे कि मान लीजिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपका पर्स खो जाए, आप बहुत ज़रूरी चीज़ लेने जा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, और आपके हाथ से सारे पैसे निकल जाएं। उस समय आप बहुत परेशान होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन बाद में आप उसी घटना को विनोद स्वरूप आप लोगों को बताएंगे, अरे यार पर्स छूट गया था, मैं इतनी दिक्कत में रहा, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने सब कुछ टैकल कर लिया। तो ये विनोद का भाव आता है। दरअसल साहित्य यही है। भारत में व्यंग की स्थापना पे अब मैं आ रहा हूँ कि ये तो मैंने व्यंग के बारे में बताया। व्यंग में दो चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। हास्य जो है, वो जो उपसर्ग लगाया गया है वो बहुत गलत उपसर्ग लगाया गया है। दरअसल विचारों की जब कमी होती है तो हास्य के साथ व्यंग बोलने की कोशिश की जाती है, और ये विचारों की कमी से ही हास्य पैदा हुआ है। जो व्यंग है वो तीक्ष्ण वैदग्ध्यता, जिसे हम विटिनेस बोलते हैं, और दूसरा आयरनी, जिसे हम विडंबना बोलते हैं, इन दो रूपों से मिलकर व्यंग बना है। और जिस भी लेखनी में या जिन भी परिस्थितियों में ये विटिनेस और ये आयरनी दोनों अगर मिली जुली होगी तो जाकर व्यंग की मारक स्थितियां पैदा होंगी। मैंने फिर कहा कि व्यंग के साथ, जो मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि व्यंग के साथ दो विरोधाभासी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मारक बहुत हिंसात्मक शब्द है, उसकी प्रतिध्वनि बहुत हिंसात्मक है, और उपयोगिता जो है वो सर्वग्राह्य शब्द है और बहुत सकारात्मक शब्द है। तो दो शब्द जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, ऐसे में मैं बात कर रहा हूँ कि व्यंग की मारकता क्या होनी चाहिए और व्यंग की उपयोगिता क्या होनी चाहिए। यानी मैं नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चीज़ों को साथ लेकर चल रहा हूँ, और ये सिर्फ व्यंग कर सकता है। भारत में व्यंग की स्थापना, जिस व्यंग की मैं बार बार इस बात पे मैं रेखांकित कर रहा हूँ, और विशेष तौर पे रेखांकित कर रहा हूँ कि मैं जिस व्यंग की बात कर रहा हूँ वो भक्ति काल के व्यंग से अलग है, वो रीति काल के व्यंग से अलग है, वो पौराणिक युग के व्यंग से अलग है। क्योंकि उस समय व्यंग की वैसी स्थितियाँ नहीं थी जैसी स्थितियाँ आज हैं। ठीक, तो ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। उस समय जो व्यंग की उक्तियाँ की गई लेखकों द्वारा या उस समय के कवियों द्वारा, तो वो एक कथा कहने के क्रम में, अपनी बात कहने के क्रम में वो एक वक्रोक्ति थी, और वो एक ध्वनि सिद्धांत का रूप हो सकता था, लेकिन वो वैसा व्यंग नहीं था जिस व्यंग के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अगर मैं भारत में व्यंग की स्थापना करूं तो इसके बारे में मैं अगर रामधारी सिंह दिनकर के शब्द उधार लूं तो उन्होंने एक बात कही थी कि निंदनीय व्यक्ति जो है उसके साथ विनोद नहीं किया जा सकता, उसके साथ व्यंग ही किया जा सकता है। यानी समाज में जो निंदनीय है, जिसकी निंदा की जाती है समाज में, उसके साथ विनोद जैसी स्थितियां पैदा हो ही नहीं सकती है। उसके साथ जब भी होगा तो व्यंग जैसी स्थितियां पैदा होंगी। उस व्यंग से विनोद पैदा हो तो बात अलग है, और उस व्यंग से विनोद इसलिए पैदा होता है क्योंकि मैंने बताया कि विडंबना के 4-5 पायदान हैं कि पहले निंदा होती है विडंबना में, फिर पैरोडी होती है, फिर ताना मारा जाता है, फिर गाली गलौज होता है, और उसके बाद फिर विनोद आता है। तो इस तरीके से जो पाश्चात्य साहित्य में 18वीं शताब्दी में जो सटायर का युग था, ठीक वैसे ही युग को हमने अपने यहाँ लेकर आए। और इस युग में हमारे यहाँ बिल्कुल मुफीद परिस्थितियाँ थी। अंग्रेज़ थे,
जो भारत के कच्चा माल को लेकर जाते थे और यहाँ के लोगों का शोषण करते थे, इसी देश में रहते थे और यहीं के लोगों का शोषण करते थे। तो भारतेंदु ने शुरू की, भारतेंदु मंडल के लेखकों ने व्यंग करना शुरू किया। और दूसरी तरफ समकालीन अगर स्थितियाँ देखी जाएं तो दूसरी तरफ बर्नार्ड शॉ थे, जो पाश्चात्य जगत में ठीक इसी राजनीतिक चेतना के साथ व्यंग लिख रहे थे। तो आधुनिक समय में जो व्यंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है राजनीतिक चेतना, कि राजनीतिक चेतना आप में होना चाहिए, एक राजनीतिक बोध आप में होना चाहिए। अगर इस राजनीतिक बोध के साथ कोई बात करते हैं तो व्यंग निकलेगा। दिक्कत ये है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कि हमारे समय में इसकी उपयोगिता इसलिए नहीं बन पा रही है कि राजनीतिक युग में हम भक्त हो गए हैं। और पता नहीं जब भक्ति काल था तो उस समय कितने लोग राजनीतिक हो रहे थे। तो राजनीतिक युग में हम भक्त हो गए हैं। तो जो भक्त लोग होते हैं तो वो राजनीति तो सहन कर नहीं सकते हैं। यानी कि अगर आप सरकार से सवाल पूछें, अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछें, तो आपको वो कहेंगे कि ये बहुत बकवास बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको वो किसी और कैटेगरी में डाल देंगे। ये विडंबना है और यहीं से व्यंग शुरू होता है। लेकिन उसकी जो इस विडंबना में जो पायदान है वो उल्टा हो गया है। वो गाली गलौज से शुरू होता है, निंदा होती है, पैरोडी होती है, फिर ताना मारा जाता है, विनोद जैसी स्थितियां नहीं होती हैं। बहरहाल, तो इस तरीके से व्यंग हमारे यहाँ 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जब अंग्रेज़ों का समय था, जब रेल आ चुका था। रेल के साथ साथ जब मुद्रण कलाएँ भारत में आ चुकी थी, उसके बाद फिर हमारे यहाँ व्यंग की भी शुरुआत होती है। ये व्यंग मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, सटायर का मैं समानार्थी व्यंग ले रहा हूँ। मैं व्यंग तुलसीदास के व्यंग की बात नहीं कर रहा, मैं कालिदास के व्यंग की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस व्यंग की बात कर रहा हूँ जिसमें यथार्थ चेतना हो, जिसमें आधुनिक चेतना हो, जिसमें राजनीतिक चेतना हो, मैं उस व्यंग की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जो हमारा हिंदी का जो व्यंग है या भारतीय भाषाओं का जो व्यंग है वो अंग्रेज़ों के समय से शुरू होता है। फिर प्रेमचंद के ज़माने तक आते आते वो एक शैली के रूप में बदल जाता है। वो व्यंग वैसा व्यंग नहीं रहता है, वो कहानी में पिरो कर लिया जाता है और सुक्ति वाक्य में बात कही जाती है। जैसे नमक का दरोगा कहानी है कि ये तो ऊपर की कमाई है, यही ऊपर की कमाई जो होती है वही क्या बरकत देती है। तो इस तरह के सुक्ति वाक्यों में व्यंग आने लगा। व्यंग की उसके बाद जो सबसे मारक स्थितियां पैदा होती है वो आज़ादी के बाद पैदा होती है। आज़ादी मिली 1947 तक, 47 में आज़ाद हुए। 13 सालों तक हमें लगा कि सब कुछ अच्छा हम कर लेंगे। उस समय के राजनेताओं में भी एक आदर्श था, एक ध्येय था कि देश अच्छा होगा। लेकिन अचानक 1952 में आम चुनाव होते हैं और इस आम चुनाव में लोकतंत्र की धांधलियां सामने आने लगती हैं कि चुनाव जीतने के लिए किस किस तरीके के शाम दाम दंड भेद अपनाए जाते हैं, किस किस तरीके के दाव पेच अपनाए जाते हैं। और यहाँ से व्यंग की शुरुआत होती है। और ये संयोग था कि इसी दौर में हरिशंकर परसाई ने लिखना शुरू कर दिया था। ये संयोग था कि केपी सक्सेना लिख रहे थे और ये संयोग ही था कि इस दौर में दूसरे अन्य व्यंग्यकार भी अष्ट लिख रहे थे, उपेंद्रनाथ अष्ट लिख रहे थे, उग्र जी लिख रहे थे। तो ये सारे लेखक थे, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो ये 1960 के बाद 4 चीज़ें होती हैं जो व्यंग्यकारों के लिए भारत की परिस्थितियाँ बिल्कुल एकदम से एक अच्छी परिस्थिति बनाती है, जिससे एक तीखा व्यंग निकलना शुरू होता है। वो है यथार्थ बोध, कि अब के जो साहित्यकार थे 1960 के बाद के जितने भी साहित्यकार थे, मैं उन्हें साहित्यकार इसलिए बोल रहा हूँ कि एक हमारे यहाँ परिपाटी और भी है कि व्यंग्यकार बोलकर साहित्यकारों की महत्ता को कम किया गया है। हरिशंकर परसाई व्यंग्यकार हैं, ये उसका बाई प्रोडक्ट है, लेकिन मूलतः वो एक साहित्यकार हैं। हमारे यहाँ कहानीकार को बड़ा माना जाता है, हमारे यहाँ कवि को बड़ा माना जाता है हमारे यहाँ। लेकिन अगर मूल रूप से स्पिरिट के साथ अगर कोई बात कहे तो उसे व्यंग्यकार कहकर एक अलग कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाता है। और उसके बाद तो और कि व्यंग कवि, हास्य व्यंग कवि कहकर उसे हिंदी साहित्य से थोड़ा सा दूर छिटका दिया जाता है। तो ये एक बड़ी विडंबनात्मक स्थितियां हैं व्यंग कविताएं हिंदी की। हाँ मोबिन, मैं उस पर भी आऊँगा कि व्यंग कविताएं, दरअसल इसमें एक देखने वाली बात ये है कि व्यंग सब में था। कहानी में भी व्यंग था,
कविता में आधुनिक समय में 1960 के बाद भी अगर हम देखें तो कहानी में भी व्यंग था, उपन्यास में भी व्यंग था, कविता में भी व्यंग था, नाटक में भी व्यंग था। व्यंग दरअसल एक स्पिरिट था। जो हरिशंकर प्रसाई ने बार बार ये बात कही कि मैं कोई नई विधा नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं लिख कहानी रहा हूँ, मैं लिख स्तंभ रहा हूँ, मैं लिख उपन्यास रहा हूँ। हालांकि उन्होंने उपन्यास नहीं लिखा, उन्होंने दीर्घ कहानी लिखी, नागफनी, रानी नागफनी की कहानी। तो इस तरीके से जो राग दरबारी बाद में उपन्यास आया तो उसमें व्यंग एक स्पिरिट है, एक शैली है, शैली के रूप में आया। लेकिन हिंदी साहित्य की राजनीति ने, जो बड़े गंभीर कहानीकार थे, उनको लगा कि अरे बाप रे बाप, हम लोग तो बड़े मनोवैज्ञानिक रूप से लिखते हैं, समाज शास्त्रीय आधार पर हम कहानियाँ लिखते हैं, ऐसे में ये व्यंग्यकार तो हमारी कुर्सी छीन लेंगे, तो इनको व्यंग्यकार कहकर दरकिनार कर दो। हरिशंकर प्रसाई के साथ यही हुआ कि उनको व्यंग्यकार कहकर दरकिनार कर दिया गया। उनको न कहानीकार कहा गया, न उनको स्तंभ लेखक भी सही ढंग से नहीं कहा गया। तो जो हरिशंकर प्रसाई ने जो शुरुआत की वो उन्होंने बहुत दृढ़ता के साथ स्तंभ लेखन की शुरुआत की, और स्तंभ लेखन में वो व्यंग को लेकर आए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि व्यंग एक स्पिरिट है, कोई विधा नहीं है। 70-80 के दशक में व्यंग विधा और विविधा को लेकर बहुत बहस चली हिंदी साहित्य में कि इसे विधा मान लिया जाए या ना माना जाए। लेकिन अल्टीमेटली आज के समय में जब मैं देखता हूँ तो व्यंग कोई विधा हो ही नहीं सकती है। वो कविता के साथ आ सकती है, वो कहानी के साथ आ सकती है, वो उपन्यास के साथ आ सकती है, वो लघु कथा के साथ आ सकती है, वो स्तंभ के साथ आ सकती है। वो दरअसल एक शैली है और शैली रूप में ही वो है। जो महत्वपूर्ण बात ये है कि जब यथार्थ बोध व्यंग्यकारों में आता है, जब इतिहास बोध व्यंग्यकारों में आता है, जब राजनीतिक बोध व्यंग्यकारों में आता है, जब सौंदर्य बोध व्यंग्यकारों में आता है, तो इस चारों चीज़ों को मिलाकर, यथार्थ, इतिहास, राजनीति और सौंदर्य, इन चारों चीज़ों को मिलाकर एक ऐसे व्यंग्य की सृष्टि होती है जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता है कि हम अपने मिथकीय चरित्रों के साथ भी व्यंग कर सकते हैं। ये हमारा इतिहास बोध है जो हमें अपने मिथकीय चरित्रों को बार बार सोचने पे मजबूर करता है। जैसे अभी अभी खूब बहस चली इस रामायण को देखते हुए कि सीता धरती में समा गई। अरे भैया, ये तो नारी विमर्श के लिए बड़ी ही ख़राब बात है। और आज के जितने भी प्रगतिशील लोग हैं वो कैसे सीता को ज़मीन में समाते हुए देख सकते थे, लेकिन भगवान के खिलाफ वो कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि श्री राम भगवान हैं। तो इस तरह के विमर्शों में वो बचने की कोशिश करते हैं और इसमें उनको सहूलियत व्यंग ही देता है और इसमें उनको घेरता भी व्यंग ही है। बहरहाल, तो मैंने मोटा मोटी आधुनिक व्यंग पे 2-4 बातें कही कि त्रासदी से व्यंग पैदा होता है। हास्य का उपसर्ग बाद में लगा दिया गया, और ये हास्य इसलिए लगा दिया गया कि जब विचारों की कमी होती है तो कुछ हास्यास्पद बातें कहकर व्यंग की गंभीरता को कम किया जाता है। अगर मैं मोटे तौर पे मैं पूरे आज़ादी के बाद के स्थितियों को बांटूं तो मैं 3 स्थितियों में बांटता हूं। पहले, स्वतंत्रता से मोहभंग पहली स्थिति है जिसने व्यंग के लिए एक आधार भूमि तैयार की। आपातकाल की स्थितियां जिसने व्यंग के लिए एक मजबूत आधार भूमि तैयार की। और तीसरा, भूमंडलीकरण का दौर जो आजकल चल रहा है, इसके लिए व्यंग की स्थितियां तैयार की। यानी इस 3 दौर से मिलकर व्यंग बहुत ही पुष्ट हुआ। स्वतंत्रता से मोहभंग और आपातकाल की स्थितियों तक तो हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी, के.पी. सक्सेना लोग लगातार लिख रहे थे। भूमंडलीकरण के दौर में ज्ञान चतुर्वेदी लिख रहे हैं आज के समय में, और भी दूसरे अच्छे व्यंग्यकार इसके बारे में लिख रहे हैं। इसमें एक चीज़ और भी बार बार हिंदी के साहित्यकारों के द्वारा ये चीज़ निकल कर सामने आती रही कि दरअसल वो व्यंग में राजनीति से बचने की कोशिश कर कर सामाजिक विद्रूपताओं पर व्यंग करने लगे। सामाजिक विद्रूपताएं आई कहाँ से? राजनीति से। आज अगर मजदूर पलायन करने के लिए मजबूर हैं तो ये एक राजनीति है कि जो हमारे देश की सरकारें हैं वो उनको इतना एश्योर नहीं कर पा रही हैं कि वो जहाँ हैं वहाँ वो सुरक्षित हैं और वो भूखों नहीं मरेंगे। अब उसमें आप मानवीय पहलू ढूंढकर राजनीति को खारिज करने की कोशिश करेंगे तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए हरिशंकर प्रसाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दरअसल राजनीति को नकारना अविचार को पकड़ना है, और मैं इसको कहता हूँ कि राजनीति को नकारना भी एक तरह की राजनीति है।
तो जब हम आज के समय, जैसे बर्नार्ड शॉ अच्छे व्यंग्यकार क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपने दौर के, समकालीन दौर के राजनीतिक परिस्थितियों को उन्होंने बहुत बखूबी देखा। और अगर आप सबसे पहले देखें तो जब हिटलर आते हैं तो हिटलर ने आयरनी जैसी चीज़ों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया कि हमारे राज्य में विडंबना हो ही नहीं सकती, हमारे राज्य में या तो खुशी होगी या मृत्यु होगी, विडंबना जैसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो इस तरह से जो अधिनायकवादी होते हैं वो इस चीज़ को नकारने की कोशिश करते हैं। और समाज में हमेशा से जो भी अधिनायकवादी शासक रहे हैं वो विडंबना जैसी चीज़ को नकारने की, या तो वो कहते हैं अच्छे दिन हैं या फिर आप गलत हो, विडंबना को वो नकारने की कोशिश करते हैं। तो ये है और यही त्रासदी है, और इसी त्रासदी से व्यंग पैदा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा त्रासद स्थितियाँ ये है कि आज के समय में व्यंग के लिए सबसे ज़्यादा परिस्थितियाँ एकदम से अनुकूल हैं, और आज के समय में अच्छा व्यंग बिल्कुल नहीं लिखा जा रहा है। आज के समय में आपके हाथों में, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के समय में अच्छे व्यंग्यकार के रूप में आप कितने नामों को जानते हैं, तो गिन चुन कर आपको हरीश नवल, जो भी आज से 25 साल पहले उनको बागपत के खरबूजे के लिए वो पुरस्कार मिल चुका था, प्रेम जन्मेजय और एक आध ज्ञान चतुर्वेदी, ऐसे कुछ नाम आते हैं। लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जो एक मारक स्थिति है, इस मारक स्थिति में जो व्यंग की उपयोगिता होनी चाहिए वो नहीं है। उसकी भरपाई कार्टून जरूर कर रहा है, जो हमारे अखबारों का कार्टून है, जो सोशल मीडिया पे कार्टून है, वो जरूर व्यंग्यात्मक उक्तियाँ दे रहा है, लेकिन शब्दों के जादूगर या शब्दों के शिल्पी इस व्यंग से चूक रहे हैं। दरअसल वो राजनीति से चूक रहे हैं, उनमें वो राजनीतिक बोध की कमी आ रही है, शायद इसीलिए वो इन चीज़ों से चूक रहे हैं। अब मैं आपको समय कितना हो गया मैं देख लूँ एक बार। हाँ, समय मुझे लगता है कि ठीक ठाक हो गया है, तो अब मैं बस 5-10 मिनट और लूँगा। 5-10 मिनट में अपनी बात कहूँगा कि रामचंद्र शुक्ल ने वैष्णवों की वार्ता के बारे में एक बात कही थी, और उन्होंने ये कहा था कि व्यंग, वैष्णवों की वार्ता में सबसे पहले व्यंग की स्थितियाँ देखी गई क्योंकि उसमें राजनीतिक चेतना थी। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा कि राजनीतिक चेतना वैष्णव वार्ता में देखी गई थी। उसका मैं 5 लाइनें पढ़ूंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें राजनीतिक चेतना कहाँ थी। सो श्री नंदगाम में रहतो हतो, सो खंडन ब्राह्मण शास्त्र पठियो हतो, याही ते सब लोगन ने बाको नाम खंडन परायो हतो। सो एक दिन श्री महाप्रभु जी के सेवक वैष्णव की मंडली में आयो तो खंडन करन लागियो। वैष्णवनन ने कही, जो तेरे शास्त्रार्थ करनो होवो तो पंडित के पास जा, हमारी मंडली में तो तेरे आयवो को कोई काम नहीं, यहाँ खंडन मंडन नहीं है। इसमें जो एक राजनीतिक बोध ये है कि एक खंडन नाम का व्यक्ति वैष्णवों ने अपने पास रख दिया, वो इसी से मुक्त हो गए कि हम शास्त्रार्थ करते हैं और ये खंडन है, ये खंडन मंडन करता है। उसका नाम खंडन रख दिया तो ये जो भी बोलेगा ये खंडन मंडन करेगा। इसके अलावा कोई और विद्वान खंडन मंडन शास्त्रार्थ करने आता तो कहता ना हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं, हमारे यहाँ एक खंडन बहुत है और ये खंडन जो है इसी से हम काम चला रहे हैं। तो वैष्णव वार्ता में इस तरह की बातें निकल कर सामने आई। मैं अब कुछ सूक्ति वाक्य पढ़ूंगा जिससे आपको लगेगा कि व्यंग कितना मारक हो सकता है, और मैंने बड़ा चुन कर इसको निकाला है कि आज के समय में ये बहुत अनुकूल है। अगर ये वाक्य किसी, मैं ऐसा बोलूँगा तो फिर लोग गाली गलौज करेंगे, खैर ये बात अगर किसी को कहें तो वो आपको सोशल मीडिया पे नवाजेंगे ताली पीट कर, थाली पीट कर। शर्म की बात पर ताली पीटना मैंने नहीं कहा है, हरिशंकर परसाई ने कहा है। जो जितना बड़ा ठग होगा उतना बड़ा प्रेमी होगा, मैंने नहीं कहा, हरिशंकर परसाई ने कहा है। आदमी मर्द नहीं होता है, पैसा मर्द होता है। अक्षमता जो है वो नैतिक उपदेश की जननी है, अक्षमता नैतिक उपदेश की जननी है। नारी मुक्ति के इतिहास में एक वाक्य अमर रहेगा, एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता, एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। विट, पुन, आयरनी, सटायर ये सभी एक ही हैं? नहीं, ये सभी एक ही नहीं हैं।
आयरनी जैसा मैंने कहा कि विडंबना है, और दो है कि सटायर के जो दो रूप हैं, व्यंग के जो दो रूप हैं, दो रूपों से व्यंग परिपुष्ट होता है, एक है विट से और एक है आयरनी से। आयरनी में फिर ताना आता है, आयरनी में गाली गलौज आता है, आयरनी में भंडैती आती है, आयरनी में पैरोडी आती है। और जो विट है, विट में तीक्ष्ण वैधिकता होती है, विट में जो है वो विनोद हो सकता है। तो ये उसी के रूपक उपरूपक आप कह सकते हैं, ये है। तो अब मैं, हाँ, राग दरबारी के बारे में मोबिन कह रहे हैं कि शिक्षा, हाँ बिल्कुल, हम सब लोग तो घास छीलने का काम करते हैं, ऐसा श्री लाल शुक्ल ने कहा है। तो कोई लात भी मार दे तो क्या करें। तो आज की उस शिक्षा की यही हालात हैं कि आज हम सारे शोधार्थी लोग जो हैं वो घास छीलने का काम कर रहे हैं और इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। अब मैं अंतिम बात पर आता हूँ, व्यंग्य की उपयोगिता। हालांकि मुझे लगा कि मैंने अपनी बात बार बार बोली कि उपयोगिता क्या होनी चाहिए और उसकी प्रासंगिकता क्या है, जो रितिका ने पूछा। व्यंग की प्रासंगिकता और व्यंग की उपयोगिता, जैसे समाज जब बिल्कुल आदर्श स्थितियों में नहीं चलता है, राजनीति अपने आदर्श स्थितियों में नहीं चलती है, तो उसमें उनको समझाने के लिए व्यंग्यात्मक उक्तियां ही सहारा है। क्योंकि जब आप सीधी बात कहेंगे, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तो आप पे देशद्रोह का केस हो जाएगा। तो ऐसे में हमें एक नई शब्दावली ढूंढनी होगी, हमें एक नए तरह के वाक्य संरचना को ढूंढना होगा जो व्यंग के माध्यम से ही बिल्कुल प्रासंगिक हो सकती है, क्योंकि उसके लिए अभी तक की सारी भाषा भोथरी हो चुकी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आज का जो समय है ना, हम सबसे सघन समय में रह रहे हैं। ऐसा समय प्रेमचंद का नहीं रहा होगा, ऐसा समय जयशंकर प्रसाद का भी नहीं रहा होगा, अग्गे का भी नहीं रहा होगा, हरिशंकर परसाई का भी नहीं रहा होगा। दरअसल एक तरफ हम भूमंडलीकरण के ज़माने में रह रहे हैं, वायावी दुनिया के साथ बात करते हैं, 3G 4G 5G तक की बातचीत हम करते हैं, लेकिन इसमें व्यंग ये है कि कभी भी नेटवर्क खाली हो जाता है। बात करते करते 5G की बात करते तो हैं, लेकिन अचानक नेटवर्क, और हम सारे विचारों को भूल जाते हैं। तो ये एक स्थितियां हैं और हम बहुत ही सघन समय में रह रहे हैं। ये वो समय है जब एक तरफ 14 मंजिल का एक एंटीला है और एक तरफ मज़दूर हैं जिनको रोटी नसीब नहीं हो रही है। और ऐसा समय मुझे नहीं लगता है कि 21वीं सदी के एक दशक बीत जाने के बाद, 2 दशक हो जाने के बाद ऐसा समय कभी रहा होगा कि एक तरफ इतनी अश्लील अय्याशी है, इसे अय्याशी, अश्लील अय्याशी ही कहा जाएगा, और एक तरफ ऐसे मजदूर भी हैं जो मरते हैं और उसकी परवाह किसी को नहीं है। और उसके बाद भी कुछ लोग टीवी पर बेंच बजा बजा कर कहते हैं कि भारत जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो। नेशन क्या जानना चाहेगा, आप उसे रोटी तो दे दें, आप उसके सारे लोकतांत्रिक हकों की पूर्ति तो कर दें, तो वो अपने आप नेशन को जान जाएगा। तो मुझे लगता है आज के लिए ये व्यंग की मारकता और उपयोगिता पर जो मैंने बात कही वो आप लोगों ने शायद समझ ली हो। पूरी तरह तो समझना मुश्किल है इतने कम समय में, लेकिन अगर कोई सवाल हो और किसी तरह की कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। इसमें एक बात मैं और भी कहूँगा कि व्यंग की मारक स्थितियों में, अंतिम बात मैं कह रहा हूँ, व्यंग की मारक स्थितियों में फिल्में भी चूक गईं। राज कपूर के समय में जब वो आवारा और श्री 420 लेकर फिल्म लेकर आए थे, तो उसमें व्यंग्य की स्थितियों और परिस्थितियों का निर्माण वो करते थे। दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बात न मिर्च मसाला, इस ढंग से बात करना, ये एक व्यंग्य था। लेकिन उसके बाद जैसे ही हम 60 के दशक को हम जैसे ही बदलते हैं, तो हिंदी फिल्मों ने व्यंग्य की स्थितियों को बिल्कुल छोड़ दिया। आप आवारा फिल्म देखिए, एक सेठ, बड़ा मोटा सेठ है, वो केला खाकर फेंक देता है और उस केले के छिलके से पहले राज कपूर राजू गिरता है और फिर उसके बाद उस केले के छिलके से पूरा समाज गिरता है। यानी अमीर लोग जो छिलका फेंकते हैं उससे सबसे पहले गरीब लोग ही गिरता है, बार बार गिरता है, और वो खुद अपने गिरे पर खूब हंसता है, बार बार हंसता है। हाँ विजय कुमार, क्या सवाल तुम्हारा रह गया? तुम अपना सवाल करो, फिर हम अपनी बात कर लें। हाँ,
आज जब सियासत विरोधी आवाज़ को अर्बन नक्सल घोषित कर देता है तो ऐसे में व्यंग्यकार की क्या दिशा और दशा आप देखते हैं? एक व्यंग्यकार के रूप में आप ऐसा क्या अपनाते हैं कि अपनी बात को भी और सियासत के आपातकाल के आपत्ति सियासत को भी आपत्ति ना होती? सियासत को आपत्ति होगी। सियासत को आपत्ति आज के समय में आज के व्यंग्यकारों से होगी। और आज के समय में अगर आप कोई भी व्यंग्योक्तियों के द्वारा अगर सियासतदां पे उंगली करते हैं तो सियासत को ये बात होगी। सियासत विरोधी, दरअसल ये समझने वाली बात है कि ये टर्म ही गलत है। हम सियासत विरोधी बात नहीं कर रहे हैं, हम सियासत की ही बात कर रहे हैं। दरअसल सियासत, सरकार जो है वो सत्ता पक्ष ने अपने आप को सरकार मान लिया है। सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर सरकार बनती है। समस्या ये है कि सरकार इस समय सिर्फ मोदी है। तो और ऐसी स्थितियां जब जब रहीं, इंदिरा गांधी भी जब अपने दौर में रहीं तो वो भी सिर्फ सरकार थी, माई बाप थी और कोई नहीं था। तो एक समय इंदिरा गांधी थी, आज के समय में मोदी है। इंदिरा गांधी का जो हश्र हुआ वो सबने देखा, आज के समय में भी कुछ होगा तो हम लोग देखेंगे ही। हम तब तक कोरोना से बचे रहेंगे तो हम देख लेंगे। और इसमें व्यंग्यकार की दिशा और दशा क्या होनी चाहिए? व्यंग्यकार को नई भाषा शैली का इजाद करना होगा, जैसे अपने समय में हरिशंकर प्रसाई ने किया, शरद जोशी ने किया, श्रीलाल शुक्ल ने किया, ज्ञान चतुर्वेदी कर रहे हैं। तो ऐसे में समय की, क्योंकि सबसे ज़्यादा नवीन कोई अगर होता है, सबसे ज़्यादा प्रवीण अगर कोई होता है, नवीनता के साथ अगर प्रवीणता कोई लेखक लेकर आता है तो वो व्यंग्यकार होता है। दिक्कत हमारे यहाँ ये हो गई है कि व्यंग्यकार को दरअसल एक दोयम दर्जे का लेखक मान लिया गया है, तो उसकी नवीनता और उसकी प्रवीणता से हमें बहुत मतलब नहीं है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। और एक व्यंग्यकार के रूप में ऐसा क्या अपनाने की आप बात करते हैं कि सियासत को भी आपत्ति ना होती? यही कि नई भाषा आप अपनाएं, आप उन्हीं की भाषा में बात करें, लेकिन कुछ ऐसी बात करें जो आम जनता को समझ में आ जाए। अगर उसके विरोध में आप बात करेंगे तो व्यंग्य नहीं है। व्यंग्य कभी भी विरोध में बात नहीं करता है। व्यंग्य सुर से सुर मिलाकर विरोध उत्पन्न करता है, विद्रोह उत्पन्न करता है। तो व्यंग्य को लिखना बहुत कठिन है, व्यंग्य को साधना बहुत कठिन है, लेकिन व्यंग्य को समझना उतना ही आसान है। इस कठिन बात को बहुत आसानी से लोग समझ लेते हैं। यही व्यंग्य की उपयोगिता है और व्यंग्य की मारकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि और कोई बात तो नहीं रह गई है। तो आप लोगों ने मुझे सुना व्यंग्य की, और मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त भी करूँगा कि कुछ व्यंग्यकारों को आप सब लोग ज़रूर देखिए, पढ़िए, सुनिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।